तो अमित जी आज हम खेलेंगे चेस। वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी खेलनी आती नहीं है, बट चलो कोशिश करते हैं। नहीं, चेस का प्लेयर तो मैं भी नहीं हूँ, ट्राई करते हैं। और इसी चेस पर ही हम कुछ लर्निंग लेना चाहेंगे, ऐसी बातें जो एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आज चेस हमने इसलिए चूज किया है बिकॉज चेस हमें कुछ सिखा रही है। ओके। क्या आप इन प्यादों को देखकर क्या लगता है आपको, क्या सिखा रही है चेस? प्यांदे को देख के तो ये लग रहा है कि फ्रंट वॉरियर जो है वो प्यांदे ही हैं। फ्रंट वॉरियर प्यादे हैं। और क्या सीखने को मिल रहा है? और क्या सीखने को मिल सकता है इसमें? बहुत सारी चीजें हैं, हर प्लेयर का एक अभी अपना तक एक रोल हमने है। जो चीजें बात करी, जितने भी हमने अभी तक एपिसोड करे हैं, उन सब में हमने तरह तरह की एजुकेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी। क्या उन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को आप इस चेस से कहीं रिलेट कर सकते हैं? एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को ऑन द स्पॉट तो मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस चीज़ के साथ लिंक किया जा सकता है। आप कुछ प्रकाश डालो उसके ऊपर। चेस आपको ये सिखा रही है मोटे तौर पे कि सब लोग एक समान नहीं है। हाँ, रोल सबके डिफरेंट है। रोल सबके डिफरेंट है। हर प्यादा अपनी एक अलग चाल चलता है और हर प्यादे की अपनी अलग एक पोजीशन है, अपनी अलग एक सिचुएशन है। ठीक है। उसी तरह से जो स्कूल्स में बच्चे आते हैं, जो एजुकेशन लेने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनकी भी अपनी अलग एक चाल है हर बच्चे की। कोई तेज चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, और सबकी अपनी अपनी एक पोजीशन है, अपनी अपनी परिस्थिति है। सही बात है। तो हर कोई अपने आप में यूनिक है। यूनिक है। ठीक है, तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ हम अपनी कुछ डिस्कशंस भी करते रहेंगे। तो अगेन आ जाते हैं पर्पस पे। ठीक है ना, हमारा जो एजुकेशन का पर्पस हमेशा एक शक के दायरे में रहता है कि हम एजुकेशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। हम सब मान लेते हैं कि हमने प्यादा ही बनना है, ठीक है ना, या हमने राजा ही बनना है। राजा की कितनी पोस्ट हैं? दो ही पोस्ट हैं। ठीक है, लेकिन हम सब ने बनना क्या है? राजा बनना है। ठीक है। हम जितने भी कोर्सेज करते हैं, कोचिंग लेते हैं या कुछ भी करते हैं, सबने बनना क्या है? राजा बनने के लिए कुछ राजा बनना। ठीक है। बाकी सब तो कोई बनना ही नहीं चाह रहा। ठीक है। इतने सारे लोग जो इतनी सी चीज है उसके पीछे पड़े हैं। अगर उनमें से कोई भी उस छोटी चीज अगर वो बनता है, ठीक है, तो पोस्ट तो दो ही है ना, तो कोई एक कॉम्प्रोमाइज होगा तभी कोई दूसरा उसकी जगह पे आएगा। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। अगर आज देश में 250 IAS की ही जरूरत है तो 250 ही। अगर आपके घर से या कहीं और से कोई बनता है, इट मीन्स कोई नहीं भी बना। ठीक है ना, बट हम वहां से मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि राजा तो हम बने नहीं, या जो हम बनना चाह रहे थे वो तो बने नहीं। लेकिन और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी बहुत कुछ आप बन सकते हैं। तरह तरह की आपकी सिचुएशन, आपका बायोलॉजिकल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चर आपको क्या दे रहा है, और उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस आपको क्या दे रहा है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल और आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रही हैं वो सब चीज़ें। तो ये है जिस वजह से आज मैंने चेस गेम चूज करी। तो बातचीत करते रहेंगे, आप गेम रोको मत, चलते हाँ, नहीं, मैंने कहा जल्दी ना खत्म हो जाए ना पॉडकास्ट से पहले। नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं खत्म होएगी। अगर हम रुक जाएंगे फिर तो गेम चलेगी ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, मेरे उसको चेस को देख के ना दिमाग में मेरे और चीज़ आ रही है कि अगर जरूरी नहीं है कि राजा ही पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा है, या राजा ही बॉस नहीं है इसके अंदर। एक अच्छा प्यांदा भी गेम को चेंज कर सकता है। गेम को चेंज कर सकता है। राजा के हाथ में तो पावर भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, और वो एक अच्छा प्यांदा और उसकी एक अच्छी पोजीशन और उसकी एक अच्छी चाल पूरी गेम बदल सकती है। बिल्कुल। एक राजा
तो एक राष्ट्रपति की तरह है, जिसके हाथ में बस साइन है। ठीक है, जिसके ना रहने से गेम खत्म हो जाएगी। बट समटाइम्स वी वांट कि हमें वही बनना है जो हम बनने के लिए पैदा नहीं हुए। ठीक है, हाँ, ये चीज़ अपने पोटेंशियल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से शुरुआत होती है पहले प्यादे को काटने की। तो बेसिकली मतलब होता ही है कि जिस दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं ना, कभी कभी हम उसके लिए नहीं बने होते, और जिस चीज़ के लिए हम बने होते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, उसमें बहुत अच्छा होने के बावजूद भी। मेरी खुद की लाइफ में एक दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्होंने आधी जिंदगी सिर्फ इसी चीज़ में गवा दी कि भाई मुझे तो यही बनना है, मुझे तो यही बनना है। ऑल्दो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनकी एसेट लगती हैं कि भाई अगर तू अपने शौक को जो तेरा पैशन है उसको प्रोफेशन बनाओ। बेसिकली प्रोफेशनल वर्ड जो है वो यही चीज़ है। अगर हम कहते हैं कि प्रोफेशनल, ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रोफेशन फोटोग्राफर है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने का मतलब उसका पैशन ही फोटोग्राफर है, वो फोटोज ही ऐसी खींचता है कि वो प्रोफेशनल लगता है। ज़रूरी नहीं उसने फोटोग्राफी में कोई डिग्री कर रखी है। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस से आप लर्न कर रहे हैं और वो चीज़ आपने उसमें इतनी महारत हासिल कर ली कि आप उसके प्रोफेशनल बन जाते हो। बेसिकली ना हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोफेशन के अंदर। हमें तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन इंजीनियर है, मैं इंजीनियर, वो इंजीनियर आपकी जॉब है। आप बाय प्रोफेशनली इंजीनियर नहीं हो, आपकी जॉब है इंजीनियर की, आप काम कर रहे हो। आपको डिग्री भले ही मिल गई है, बट आपका दिमाग अगर उसमें नहीं चल रहा है, आपका माइंडसेट अगर इंजीनियर वाला नहीं है तो आप प्रोफेशनली आप एक्चुअली इंजीनियर नहीं है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। काफी लोग मुझे कभी लोग चलते रहो साथ के साथ, कभी लोग ना मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रोफेशन है। मैंने कहा यार ऐसा है कि प्रोफेशन तो कुछ और है, जॉब कुछ और है, क्या पूछना चाहते हो। फिर जो है ना लास्ट में यही वो पूछते थे, नहीं काम क्या करते हो भाई, यही बता दो, ठीक है ना। तो प्रोफेशनली आप कुछ भी, कोई भी चीज़, सपोज आप भागने में ही बहुत एक्सपर्ट हो तो आप प्रोफेशनल एक रनर हो, तो आप प्रोफेशनली एक रनर हो। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, लाइफ की बड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं कि आप प्रोफेशन क्या है, जहाँ पे आप जो आप काम कर रहे हो क्या है, और उसमें आप कितने प्रोफेशनल हो उस चीज़ में, बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना हमें एक एज क्राइटेरिया के हिसाब से समझ लेनी चाहिए या समझा देनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे रोल में हो, फॉर एग्जांपल आप टीचर हो या पेरेंट हो, तो भी आपके हाथ में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, या जो आपसे कन्विंस्ड हैं, या जिनकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उन्हें टाइम रहते बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई यहाँ से आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा दौर शुरू होता है। नहीं, उसके लिए ना हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल डेटा को स्टडी करते हैं, ठीक है। हम ज़रा निकालते हैं कि ये एजुकेशन कहाँ से रही है, इसका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ से हो रहा है, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स ने हमें एजुकेशन दिया वो उस समय के हिसाब से उन्होंने दिया, बिल्कुल। उनको कॉलोनीज एस्टेब्लिश करनी थी, उनको क्या चाहिए थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चाहिए, वो तो बस एक लिटरेसी रेट उनके टर्म्स में बहुत अच्छा नहीं था, इंडिया का बहुत अच्छा तो क्या था ही नहीं, ठीक है, बिकॉज हम अपने तरीके से पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा लोग उस समय स्कूल्स में टेम्पल्स वगैरह होते थे या यूनिवर्सिटीज़ होती थी, अलग अलग तरह से एजुकेशन, गुरुकुल्स थे, टेम्पल्स थे, वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती थी। तो जो यहाँ के अपने लोग थे वो बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ में नहीं जाते थे, नॉर्मली वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते थे, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से स्किल को लर्न किया, फिर उस स्किल को आगे कंटिन्यू किया, तो ऐसे कई पुश्तें, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो स्किल आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती थी। अब ब्रिटिशर्स को उनमें से कुछ ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे,
ठीक है, या कुछ लोग ऐसे चाहिए थे जो उनकी भाषा को समझ सकें और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है या जो कंट्रोलिंग वाला प्रोसेस है उसमें कर सकें, वो कहीं ना कहीं असिस्ट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। तो वहाँ उन्होंने अपने स्टाइल के एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, एजेंडा उनका अपना था कि उनको अपने हिसाब से बंदे तैयार करने थे। उसके हिसाब से तैयार होने लग गए, हम लोग डिग्रीज लेने लग गए। ठीक है, उस समय बहुत कम लोग डिग्री लेते थे, लेकिन जो आदमी डिग्री ले लेता था उसको जॉब पक्की होती थी, क्योंकि आपको पढ़ना लिखना आ गया, उनकी टर्म्स में पढ़ना लिखना आ गया तो बहुत मायने रखता है। हाँ, उनके लिए आप कैपेबल हो गए हो। ठीक है, आपकी एक यूनिक यूएसपी रहती थी, अच्छा आपने डिग्री ले ली, बिकॉज हजारों लोग डिग्री नहीं लेके बैठे, आप लेकर बैठे हैं, तो आपके पास एक कटिंग एज है। फिर देश आज़ाद हो गया, वही एजुकेशन चलता रहा, 80 के दशक तक वही चलता रहा। 80 में थोड़ा मॉडिफाई हुआ, ठीक है, वो भी ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हुआ, प्रिंसिपल्स वही रहे, माइंडसेट वही रहा, थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले गए। ठीक है, लेकिन अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से पहले तक अभी तक कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब 25 से सही ढंग से स्टार्ट होनी है, फेजेस में होगी। तो वो वेट एंड वॉच वाला है कि वो किस हिसाब से होगी, बिकॉज अभी तक मैं देख रहा हूँ सही ढंग से अभी जो ट्रायल चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ वो नहीं है उसमें। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। एक मैं बड़ा गंभीर मुद्दा यहाँ उठाना चाहूँगा कि अभी जो डाउन द लाइन जो विल पावर है, उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी अभी नहीं है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अब मैं किसी के नेम नहीं लूँगा, बट अभी रिसेंटली मैंने ही देखा कि कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिस, कुछ लोग एक गवर्नमेंट स्कूल से मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आपका कैंपस यूज़ करना है बिकॉज हमें कुछ फोटोग्राफ्स करने हैं। फोटोग्राफ्स किस चीज़ के लिए करने हैं जी? हमने बच्चों को कुछ स्किल करते हुए दिखाना है कि हमने इनको स्किल एजुकेशन दिया है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है कि भाई आपको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो वो ऐसे ही मेरे कैंपस में आए, यहाँ से कुछ फोटोग्राफ ले गए, ऐसे ही वो आगे किसी वुड वर्क वाले के पास गए, वहाँ से भी कुछ फोटोग्राफ ले गए। तो एक्चुअली अब मुझे नहीं पता कि उनकी फॉल्ट है या नहीं है, बट डाउन द लाइन जो मैं देख रहा हूँ विल पावर की कमी है। अभी अवेयरनेस या सही ढंग से मैसेज डाउन द लाइन नहीं पहुंचा है कि द थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, वही क्रोनोलॉजिकल डेटा पे आते हैं कि कोई भी एजुकेशनल प्रैक्टिस आती है तो उसके पीछे उसकी अपनी नीड्स हैं, समय के साथ नीड्स बदलती हैं। एक समय था जब कारपेंट्री, स्विंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उस समय ये प्रचलन था कि इन चीज़ों को सिखाना बड़ा जरूरी, इन चीज़ों को सीखना सिखाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, घर में जो मदर्स हैं वो अपनी बेटियों को सिलाई, कढ़ाई, ये सब चीज़ें सिखाकर भेजती थी। ठीक है, फिर समय आ गया कि डिग्री लेना जरूरी है। ठीक है ना, बिकॉज उनको रिप्लेस कर लिया गया किसी मशीन के द्वारा। ठीक है ना, वो रिप्लेस होगी किसी ना किसी मशीन से, जितनी भी वो हाथ वाली स्किल्स थी अब उनकी इंपॉर्टेंस होगी कम, बिकॉज करना नहीं पड़ता। इवन कुकिंग तक धीरे धीरे रिप्लेस होती चली जा रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट आज की डेट में आप कुकिंग नहीं जानते तो कोई चैलेंज नहीं है आपके पास। समय आ गया डिग्री का, डिग्री चाहिए बिकॉज ये शो स्टॉपर हो गई। अब हुआ क्या, ये डिग्री वाले लोग जो है ना, ये ऐसे खड़े हैं, सबके पास है। ठीक है ना, सबने ले ली, सब प्यादे बन गए। अब उनमें से, इन प्यादों में से किसको राजा बनाए, किसको प्यादा ही रहने दें। ठीक है ना, वो सब एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ है नहीं उनमें, यूएसपी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। जो पुराने लोग थे वो एक्सपीरियंस से लर्न करते थे, वो एक्सपीरियंस, डिग्री भले ही नहीं थी, बट जो 25 साल जिंदगी के जो हम बेकार कर देते हैं आज के समय में, सिर्फ वो बुक्स पढ़ने में, वो ज्ञान पढ़ने में जो ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, वो लोग जो हैं, जो पुराना, हमारे से एक पीढ़ी पहले चले जाओ तो वो लोग, उन्होंने अपने जीवन को 7-8 साल के बाद जीना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकली चीजें करके देखना शुरू किया कि क्या चीज इम्पैक्ट कर रही है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है। वो
एक तरह से उन्होंने ट्राई एंड टेस्ट के फेज में आ गए वो सब लोग, ठीक है। वहां से ओरिजिनल लर्निंग आउटकम स्टार्ट हुई, ठीक है। ये डिग्री वाला जो दौर है ना, वो तब तक अच्छा था जब तक वो डिग्री होल्डर बहुत कम थे। अब भीड़ इतनी ज्यादा है, हर कोई ग्रेजुएट है, अब मायने नहीं रख रही हैं चीजें। और दूसरी बात, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी जिम्मेवार नहीं है, और पढ़ने वालों में भी कोई मंशा नहीं है पढ़ने की। मजबूरी में पहले डिग्री वो लेता था जिसपे एक्चुअल में मन होता था कि चलो पढ़ के देख लें, आगे पढ़ना है मुझे। आज डिग्री कौन ले रहा है? खाना पूर्ति करने के लिए, एक क्वालिफायर है वो कंप्लीट करना है उसके लिए, ठीक है। डिग्रीज की एक और जो प्रॉब्लम है, जब कोई चीज मास लेवल पर होती है तो सबको एक ही स्टैंडर्ड से तोला जाता है। लाइक मशीन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कि जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो, जितनी भी चीजें बने, वो सब एक स्टैंडर्ड की हो। सिमिलरली ये चीज ह्यूमन पर भी इंप्लीमेंट होगी। जितने भी लोग इस डिग्री के बाद हों, जितने भी यहाँ से निकले, उन सबका एक लेवल होगा, क्योंकि लर्निंग क्राइटेरिया एक ही है। पर ह्यूमन तो ह्यूमन है ना। ह्यूमन को मशीन नहीं माना जा सकता, बट मान लिया गया। हम सब ह्यूमंस को लाइन में खड़ा करके, हम सब के सब ह्यूमंस को एक ही नजरिए से तोल रहे हैं। मार्क्स आ गए तो इंटेलिजेंट, मार्क्स नहीं आए तो फेलियर, ठीक है। हमने सबको एक ही क्राइटेरिया से तोल लिया, बट ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स। इवन टीचिंग भी हम सब बंदों को एक ही तरह से करा रहे हैं, बट ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स। स्कूल्स में एक एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ रखा जाता है, बट रियलिटी में क्या आप एक ही एज ग्रुप के लोगों के साथ रहते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। वो तो मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, कैसी आप कहाँ पे जा रहे हो, मतलब बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। कभी ऐसा होता है रियलिटी में जब बच्चा घर आता है तो वो अपने से बड़े, अपने से छोटे, सभी के साथ मल्टीपल एज ग्रुप्स के साथ जो है ना वो बच्चा रहता है। बट स्कूल्स में एक ही एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ रखा जाता है और उनको एक ही स्पीड से पढ़ाया जाता है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। कोई घोड़ा है, कोई ऊंट है, कोई राजा है, कोई रानी है, कोई हाथी है, सबकी अपनी चाल है और हम मानते हैं कि वो सब एक जैसे हैं। हम उन सब को प्यादे मानकर खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। और हम सबको एक ही पैमाने पर तोलने की कोशिश करते हैं। बट ह्यूमंस आर ह्यूमंस, नॉट मशीन्स, ठीक है। पर स्कूल में हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना। नहीं, ऑप्शंस हैं। जैसे ऑप्शंस हैं। द स्कूल शुड कंडक्ट मल्टी क्लास एक्टिविटीज। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते रहना पड़ेगा स्कूल्स को जहां पर मिक्स किया जाए, किसी किसी गेम में, किसी किसी एक्टिविटी में सेकंड थर्ड को इकट्ठा कर दिया, थर्ड फोर्थ को कर दिया, सेकंड सिक्स्थ को कर दिया, फिफ्थ नाइन्थ को कर दिया, आपस में उनके ग्रुप्स बनाए गए। ओके, डिफरेंट एज ग्रुप्स को आपस में मिक्स होने की हैबिट डाली जाए, ठीक है। उनके जो लर्निंग स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन पे सेपरेट फोकस करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट इट, बट प्रॉब्लम वही है ना कि इंडिया में एजुकेशन लो कॉस्ट मॉडल पे चलता है। इसके क्या कोर बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर आप ये कह रहे हो कि फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको बड़ों के साथ मिक्स किया जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो बेसिकली क्या क्या टाइम पीरियड के लिए नहीं हम रेगुलर कर सकते स्कूल्स में, बट कुछ एक्टिविटीज के लिए, मतलब शॉर्ट ऑफ टाइम उसके बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। उससे टीम बिल्डिंग बच्चे को पता चलेगी, उससे बच्चे को बड़े का एक्सपीरियंस गेन करने की समझ में आएगी। आज हम देखते हैं बड़े छोटे में गैप बहुत बढ़ गया है। पुरानी जनरेशन जो बच्चे हैं ना वो बड़ों के साथ मिक्सअप जल्दी हो जाते थे। पुरानी जनरेशन उनको हैबिट होती थी कि बड़ों की बात मान लेनी है या उनको अपने हिसाब से कन्विंस कर लेना है। आज हम जस्ट अपने एज ग्रुप में कंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज हमें सिखाया यही गया। हमने कोई भी एक्टिविटी जिंदगी के
15 साल अपने से अलग एज ग्रुप के साथ नहीं करी, वो जहन में बैठ गई। हमें आदत ही नहीं है बड़ों के साथ कोऑपरेट करने की, हमें आदत ही नहीं है ग्रुप में कोलैबोरेट करने की। फिर एनवायरनमेंट हमें ये सिखाता है कि आपको सबसे आगे निकलना है, हमें स्कूल ये सिखा रहा है आपको सबसे आगे निकलना है। लाइफ इज अ कंपटीशन भैया, तुझे जीतना है, हाँ, नंबर 1 रहना है। हम कोलैबोरेट करना भूल गए, हम दूसरे की टांग काटने में लगे हैं अपनी टांग ऊंची रखने के लिए। अगर हम कोलैबोरेट करें, मिल के चलें, तो सब के सब भी जीत सकते हैं। इतना बड़ा रहना, ऑब्वियसली सी बात है, सब राजा तो नहीं बनेंगे, पर कोई राजा बनेगा, कोई वजीर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई ऊंट बनेगा, कोई हाथी बनेगा, लेकिन सब लोग टॉप में तो आ सकते हैं। ठीक है ना? अगर लोग आपस में कोलैबोरेट करें तो डिफरेंट लोग डिफरेंट पोजीशंस पे आ सकते हैं। उसमें मिल के चलने में जो ताकत है वो बच्चे को सिखानी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन हम भूल गए, हम इस कंपटीशन के चक्कर में हम इंडिविजुअल हो गए हैं, हम मल्टीपल एज ग्रुप्स के साथ मिंगल अप नहीं हो सकते, हम मल्टीपल एज ग्रुप्स के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आज के समय में जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये है एक्चुअली। तो हर ह्यूमन अपने आप में डिफरेंट है, उसको अलग अलग तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत है। हम सबको एक ही पैमाने पे अगर तोलना शुरू कर देंगे तो समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये समस्या हो रही है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है डू इट योरसेल्फ का, तो आपको ऐसा लगता है कि स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए किसी चीज़ को लेके? कोई भी, जैसे अब मैं एक चीज़ देख रहा था कि ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम स्कूल्स में बच्चों को ना क्रिएटिविटी के लिए हम करवाते तो हैं अभी भी, लेकिन अभी क्या होता है ना कि हम उनको बोल देते हैं घर से ये बना के लेके आना, घर से ये बना के लेके आना, घर से ये करके लेके आना, आपको यहाँ ऐसे लेके आना है, आपको लेके आना है। होता वो ये कॉन्सेप्ट यही है वो, बट वही है ना कि उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो खाना पूर्ति के लिए हो रही है। अभी तो कुछ टाइम पहले मेरे बेटे को उन्होंने बोला कि घर से एक मॉडल बना के लेके आना, तो मतलब वो मॉडल उसने नहीं बनाया, वो हम सब लोगों ने मिलके बनाया मॉडल, उसको दे दिया, सुबह ले जाके उसने वहाँ पे रख दिया, और उसके लिए उसको जो है ना, नहीं यहाँ तो देखो ऐसा है, हम क्या करते हैं अपने स्कूल में, ऐसे केस में हम बच्चे का मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं करते। देखो टीचर को इतना पता चल जाता है बच्चे ने खुद किया या नहीं किया। बच्चा खुद करेगा, थोड़ा रफनेस होगा उसके काम में, परफेक्शन नहीं होगी, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते वो मॉडल। दूसरी चीज़ ये थी कि सभी लोगों के वहाँ पे जो दिख रहे थे ना पड़े हुए, कुछ लोगों ने तो ऐसे बना रखे थे जो हमें लग रहा था कि हम भी नहीं बना पाएंगे, बच्चे ने तो कैसे ही बनाया होगा। तो मेरे को मुझे मतलब खुद को ही ऐसा लगता है कि जो ये डू इट योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये स्कूल्स को घर के लिए देने की बजाय स्कूल्स के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इसके। फॉर एग्जांपल दो तरीके हो सकते हैं, या तो स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट रहते हैं, और जो इवनिंग टाइम है बच्चे का उसमें कुछ उसको एक्टिविटी देनी होती है ताकि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर करे, तो उसमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको भेजा जाए, और रॉ मटेरियल ऐसा उसको सजेस्ट किया जाए जो इजीली घर पे अवेलेबल हो, और ऐसी एक्टिविटी दी जाए जिसको इजीली किया जा सके। मतलब उसका जो पर्पस वो ये है कि जो क्रिएटिविटी उसको आनी चाहिए थी वो नहीं मिली उसको, जो हम चाह रहे हैं बेसिकली मॉडल्स, ये सब जो एक्टिविटीज़ देने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि बच्चा खुद से कुछ करे, थोड़ा क्रिएटिव बने। वो चीज़ तो हमने सिर्फ उसको किताबों में छोड़ दी ना, एक तरीके से थियोरेटिकली हो गया वो भी। अब वो बच्चा ले तो आया बना के, ना तो उसके अंदर उसने कुछ डाला, ना वो क्रिएटिविटी जिसकी हम बात कर रहे थे ना वो उस लेवल पे पहुंच पाया। तो आइडिया इज दिस कि आप उससे कुछ ऐसी चीज़ें करवाओ, ज़रूरी नहीं कि वो वन डे एक्टिविटी हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने उसको गार्डनिंग के लिए एक टाइम पीरियड चूज कर लिया, एक छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम निकाल लिया उसके अंदर से, इस दिन रोज़ हम बच्चों को गार्डन में लेके जाएंगे, वहाँ मिट्टी दे देंगे, कुछ दे देंगे, पूरा वहाँ उनको प्रोवाइड कर देंगे कि भाई, और एक टास्क दे देंगे टीचर कि ये करना है। फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट्स ऑफ
हिज स्कूल टाइम, जो भी उसका टाइम पीरियड था वो निकाल दिया उसके लिए। उसमें उसने जो किया वो किया, जितना कंप्लीट हो पाया, जितना नहीं हो पाया छोड़ दो उसको, नेक्स्ट डे फिर से वही उसी को कंटिन्यू करो। दूसरा आइडिया ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाए स्कूल के अंदर, जैसे लाइफ स्किल्स को लेके या कुछ ऐसी हैबिट्स और इंटरेस्ट को लेके कुछ चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट की जाए जहाँ पे टीचर एक बहुत ही अवेलेबल जो रॉ मटेरियल होता है जो बहुत इजीली हो जाए, चाहे वो घर से लेके आए, चाहे स्कूल प्रोवाइड करवा दे या हमारा एनवायरनमेंट में से। मैं भी वही कह रहा हूँ कि रॉ मटेरियल ऐसा हो जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली आप अपनी आंखों के सामने लेट देम डू, उनको करने तो जो वो कर रहे हैं। जो हो सकता है कि जो आप करवाना चाह रहे हैं वो ना करें, कुछ और ही कर दें उसको, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने खुद से तो कुछ किया, कम से कम कुछ गलत ही किया या आधा अधूरा किया, कुछ भी किया। तो मतलब ऐसा कुछ डू इट योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट स्कूल में, हार्डकोर स्कूल के अंदर, स्कूल के सामने छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कोई छोटी मोटी सामान आप घर से मंगा लो, ठीक है। कोई आपको ऐसा लग रहा है कि स्कूल में उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक ऐसे कुछ मॉडल्स बना लिए, लिस्ट डाउन कर लिया उस चीज़ को, जिसमें पता है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आधे पौने घंटे में ये एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। उसको असेंबल करने के लिए मंगा लिया यहाँ पे, नहीं स्कूल में ही सामान अरेंज करके, वही मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए हम सीनियर और जूनियर को मिक्स करके इस एक्टिविटी को करें तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है, बिकॉज सीनियर लोग जो हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा जानते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग ज्यादा अच्छी है। जैसे कटिंग एंड पेस्टिंग का काम है, मान लो एक छोटा बच्चा नहीं कर पा रहा, बड़ी क्लास वाला कर पा रहा है, तो बड़ी क्लास वाले को कटिंग एंड पेस्टिंग दे दी जाए, छोटी क्लास वाले को जस्ट उसमें कलरिंग दे दी जाए। इस टाइप की चीजें मिक्स कर दिया जाए अगर मल्टीपल क्लासेस को, तो बड़े से छोटा सीखेगा, बड़े से सीखना भी सीखेगा वो कि कैसे बड़े से सीखा जाता है, और बड़ा भी सिखाकर कुछ नया सीखेगा। देखो जब एक पर्सन टीच करता है ना, तो टीच करने वाला हमेशा ज्यादा सीखता है, बिल्कुल। वो और नहीं कुछ सीखेगा तो एक्सप्लेन करने का तरीका ही सीख लेगा। जब सीनियर जूनियर को सिखाएगा ना, तो उसके जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, बिल्कुल, ठीक है। उसको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे टीच करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, और एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। तो मैं वही चीज़ बात कर रहा था कि डू इट योरसेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ये स्कूल्स में ना अभी सिर्फ नाम के लिए इम्प्लीमेंट है बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा होगा, लेकिन देखने में ज़्यादातर यही आता है कि स्कूल से एक एक्टिविटी मिल जाती है, घर पे बच्चे खुद कम करते हैं, अपने आसपास वालों से ज़्यादा करवाते हैं। अब उसमें ये होता है कि एक आइडिया ये भी हो सकता है कि आप उसमें हेल्प ना करो, बच्चे को खुद से करने दो, ठीक है। लेकिन चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो कि बच्चा खुद से वो कर ही नहीं पाता, वो काफ़ी हद तक ऐसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेशन डालने की भी उसमें ज़रूरत नहीं है। मेक इट सिंपल, इतना उसमें आप ये देखो कि बच्चे की क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। अब फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक्स जो होते हैं बच्चों को दे दिए जाते हैं, आप देखो बच्चा उससे क्या क्या बनाता है बैठ के, मतलब वही ब्लॉक्स हैं, उन्हीं से वो बिल्डिंग भी बना रहा है, उन्हीं से वो कार भी बना रहा है, उन्हीं से वो कुछ और भी बना रहा है, बिल्कुल। तो है तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, बट क्रिएटिविटी तो बच्चा अपनी वो कर रहा है ना, उसमें डाल रहा है। तो क्या चल रहा था, तो ये चीज़ रहती है कि आप जितना बच्चों को फ्री हैंड दोगे, उसको पूरा छोड़ दोगे करने के लिए, तो ज़्यादा सीखेगा। एक्चुअली वही है, हर बच्चे की अपनी अलग एक स्पीड है, और उस स्पीड को बैलेंस करते हुए टीचर का काम है देखना कि किस बच्चे को क्या एक्टिविटी दी जाए कि ये खुद से कर सकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ कोलैबोरेट करके ऐसे ग्रुप को लगाया जाए, ऐसे बच्चे को लगाया जाए जो कहीं ना कहीं उसकी स्काफोल्डिंग कर सके, ठीक है। देखो कोई बच्चा हेयरिंग से सीखता है, ऑडिटरी अप्रोच से सीखता है, कोई विजुअल से ज़्यादा सीखता है, कोई किनेस्थेटिक से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी हमें ये बताती है कि हर बच्चे के अपने अपने लर्निंग स्टाइल्स हैं, तो ये एग्जामिन करना भी बड़ा ज़रूरी है क्लासरूम में कि किस बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, वो किस तरह से सीख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली उनके पेयर्स और ग्रुप्स बनाए जाएं कि एक कंप्लीट ग्रुप बन जाए, जिसमें एक बंदा अगर ऑडिटरी अप्रोच किसी की अच्छी है तो उसके साथ विजुअल वाले को लगाया जाए,
जो देखकर सीख जाता है, ठीक है। और तीसरा किनेस्थेटिक है, 3 बच्चों के अगर सेट बनाने हैं तो एक ऑडिटरी वाला लगा दिया जाए, एक विजुअल वाला लगा दिया जाए, एक किनेस्थेटिक वाला लगा दिया जाए, 3-3 बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाए। अब उनको दिया जाए कि ओके नाउ यू डू द एक्टिविटी, ठीक है। और उन एक्टिविटीज में भी कुछ सीनियर जूनियर का बीच में कॉम्बिनेशन हो, सीनियर्स ऑलरेडी कर चुके हैं उस एक्टिविटी को तो वो समझाएंगे, जब समझाएंगे तो डीप डाइव करेंगे, कुछ नया उनकी समझ में आएगा, तो वहां से उस एक्टिविटी का जो रिजल्ट है ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा और लर्निंग आउटकम्स काफी ज्यादा बेहतर होंगे और बच्चे को एक सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा, एक सोशल कल्चर मिलेगा जो अभी वो मिस आउट कर रहा है। अभी बेसिकली क्या है ना, जब भी हम कभी पेरेंट्स से बात करते हैं कुछ भी, जैसे 1-2 को मैंने अपना पॉडकास्ट भी दिखाया, उनको सुनाया कि देखो ये थॉट्स हैं, इस तरीके से हमें आगे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इवन पेरेंट्स की और इवन कुछ टीचर्स की भी ये क्वेश्चन थे, ये मतलब माइंडसेट ऐसा बना हुआ अभी तक उनको, मैं उनको तो गलत नहीं बोलूँगा, बेसिकली हमारी कम्युनिटी और जो एनवायरनमेंट है उसमें चीज़ें इस तरीके से बना दी गई हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने हमसे मतलब इवन मुझसे पूछा कि इसमें पढ़ाई की तो बात ही नहीं हो रही है कहीं पे, कि बच्चों को कैसे पढ़ाओ, कैसे इतना उनके मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, वो कैसे टॉप करेंगे। मैंने यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 2 चीज़ें हैं, या तो एक आप अपने आप को इतना कैपेबल बना लो, ठीक है, इतना डेवलप्ड हो जाओ कि मार्क्स के बारे में आपको सोचना ना पड़े, वो खुद ही आ जाएंगे वो। क्योंकि जब आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगी ना, जब सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो हर सेंस अपना बहुत अच्छा काम करेगी। फिर वो काम जो आप पूरे साल में सीखते हो, पूरे मतलब क्लासरूम पूरी क्लासरूम एक्टिविटी जब आप करते हो, पूरा महीना कर रहे हो, पूरा साल कर रहे हो, जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हो सकता है वो आपको इतनी टाइम के लिए आपको सीखनी ही ना पड़े, हो सकता है वो आपके लिए हो ही कुछ ना, क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा बना रखा है ना। नहीं, वो टॉप वाली बात तो वही आ गई ना, एक का बच्चा टॉप करेगा तो दूसरे का तो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, सब तो टॉप कर नहीं सकते। अब स्कूल्स वालों ने भी क्या कर रखा है ना, आजकल सिस्टम ऐसा बना दिया है, वो सबके बच्चों को टॉप कर देते हैं किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। वो दिखा देते हैं, या तो वो सेपरेट फोटोज ले ली जाती हैं आजकल, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग बच्चे की फोटो ले ली जाती है, देखो जी तुम्हारे बच्चे ने भी बढ़िया परफॉर्म कर दिया, उसने भी बढ़िया कर दिया, उसने भी बढ़िया कर दिया, सभी को खुश कर देते हैं, सबको खुश कर देते हैं। या तो ये चल रहा है, या उन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि एक बच्चे को एक में दे दिया, दूसरे को दूसरे में दे दिया, तीसरे को तीसरे में दे दिया, तो वो एक मार्केटिंग हो गई है। हाँ जी तुम्हारा बच्चा इसमें बढ़िया है, तुम्हारा इसमें बढ़िया है, तुम्हारा इसमें बढ़िया है, तो सबको खुश कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो बट टॉपर से हम कुछ, अगर एक बच्चा एक चीज में टॉप कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो किसी चीज में लैग भी कर रहा है। अगर रियलिटी में भी अगर सचिन तेंदुलकर भी है ना तो कोई ना कोई उसका वीक पॉइंट भी है, नरेंद्र मोदी भी है तो उसका भी कोई ना कोई वीक पॉइंट भी है, ठीक है ना। हर जगह से टॉप नहीं कर सकता ना। अब आप ये देखो ना, एक बच्चा ऐसा भी होता है जो पढ़ लिख नहीं पाता बट माँ बाप की सेवा बहुत करता है, उसको हम दुनियादारी की दृष्टि में तो हम कहते हैं इसने टॉप नहीं किया, हम कहते हैं नालायक था ये तो। सेवा भी एक, चलो एक ये तो सोशल वर्क हो गया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने लाइफ में कभी स्टडी नहीं करी, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए, कोई उनको मेडल नहीं मिला, कहीं टॉप नहीं किया, बट फिर भी वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा अपनी लाइफ चला रहे हैं। मतलब मैं वही चीज़ उसी चीज़ के ऊपर दोबारा आ रहा हूँ, टॉप आपके लिए क्या मायने रखता है। टॉप करना मायने रखता है। आपने टॉप कर लिया, फिर भी आप एक कंपनी का एग्जाम, आप एक इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए, और एक आदमी जिसकी 3-3 4-4 सप्लीज हैं वो क्रैक कर लेता है, इंटरव्यू कर जाता है। बहुत बहुत केसेस में ऐसा होता है। इवन मेरा रियल कजन, अभी तो पुरानी बात हो गई बहुत, उसका ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला, ठीक है। तो वो जब कैंपस सिलेक्शन में बैठा तो उन्होंने पहले बोला कि जिसके 60% मार्क्स हैं वो बैठे रहें, बाकी उठ के चले जाएं। तो उठने लग गया, वो कहता चलो जिसके 55 के अराउंड भी हैं वो भी बैठ जाए। तो वो बैठ गया फिर वहाँ पे, क्योंकि इतने ही कुछ अराउंड थे उसके, अच्छा वहाँ पे। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने बोला कि जिसकी सप्ली है वो मत बैठे, वो फिर उठ गया वहाँ से। कहता कि आप ना बैठ, चलो कहता चलो एक बार इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्राइटेरिया, क्योंकि कभी कभी आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वही इतनी अपीयरिंग होती है कि सामने वाला बंदा कहता नहीं एक बार देख तो लेते हैं इसको, देखे तो सही, देखे तो सही। और ही गॉट सिलेक्टेड,
सेलेक्ट हो गया, वो मर्सिडीज के अंदर सेलेक्ट हुआ वो उस टाइम विद सप्ली, मर्सिडीज के अंदर सेलेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉपर्स थे वो भी तो वहीं बैठे हुए थे ना, नहीं हुए सिलेक्ट बीच में, 3 लोगों को लेके जाना था, थर्ड वन वाज। तो वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आप खाली, अगर एक खाली बाल्टी है उसमें पानी भरा जा सकता है, जिसमें पहले ही स्ट्रेस भरी हुई है, टॉप करने का भूत भरा हुआ है, जिसके अंदर पहले ही चीज़ें भरी हुई है, उसमें आप और क्या भरोगे, उसमें कुछ भी नहीं भर सकते आप, उसमें वो चीज़ें तो भर ही नहीं सकते ना, स्किल नहीं भर सकते। नहीं, अच्छा ये भी होता है जब आप टारगेट ही ले लेते हैं ना, मुझे टॉप ही करना है, तो आपके अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी, और आप ना बड़ी बेसिक चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लाइक सोशल कनेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं, मॉरल वैल्यूज़ डिग्रेड हो जाती हैं, आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाता है, ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर है, लेकिन आप जो एक दायरे में बन जाते हो, आप एक दायरे में बन जाते हो, लेकिन उसके जो प्रेरिक्विजिट्स हैं वो तो अचीव कर नहीं रहे आप, ठीक है। एक आदमी को आईएएस बनना है, एक्चुअल में आईएएस कौन बनना चाहिए, सही मायने में आईएएस वो बनना चाहिए जो एक्चुअल में वाकई में दुनियादारी की समझ रखता है, जिसको हर चीज़ की नॉलेज भी है, जिसको हिस्ट्री की नॉलेज भी है, जीके वगैरह सब अच्छा है उसका, और उसका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो डिसीजंस ले सकता है और किसी के दबाव में दबे ना, ठीक है। लेकिन जब हम कोचिंग ले रहे होते हैं तो हम सिर्फ, हमारा पूरा ध्यान उन क्वेश्चन आंसर्स पर होता है, हम सोशल कनेक्ट में होते नहीं हैं। अब फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, या तो इंटरव्यू के टाइम प्रॉब्लम आती है ऐसे बच्चों को, या फिर जॉब में आने के बाद प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल, ठीक है ना, जॉब में आने के बाद प्रॉब्लम आती है। मेरा एक मेरा फ्रेंड है, और वो बहुत एक हाई लेवल का उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, ठीक है ना, क्लियर करके वो एक बड़ी अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे चला गया, ठीक है ना, लेकिन सोशली डिस्कनेक्ट रहा, एफर्ट्स और स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। अब उसको मन नहीं करता कि मैं मेहनत भी करूं, वो वहां पे मैनेजर लग गया, तो अब वो मैनेजर तो बन गया, लेकिन एक मैनेजर को कैसा आदमी होना चाहिए? क्या मैनेजर जस्ट वाइट कॉलर आदमी है जिसको ऑफिस में बैठ के सब चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैंडल करनी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनेजर तो वो पर्सन होना चाहिए ना जो ग्राउंड लेवल पर जाके चीज़ें एग्जामिन कर सके, मॉनिटर कर सके, ठीक है। अब उसको कंपनी वाले, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, कंपनी वाले उसको भेजते थे कि जाओ ग्राउंड डाउन द लाइन जाकर आप देखो कि बाकी स्टाफ वाले क्या कर रहे हैं, और क्या ऑब्जर्वेंस है। अब वहाँ जहाँ पर उसको जाना पड़ता था, वहाँ मड, कीचड़, कुछ ऐसी स्थितियां थी, और कुछ ऐसा शहर दे दिया गया बिहार का जहाँ चीजें एक्सपेक्टेशन से थोड़ी खराब थी। सैलरी आपको मिल रही है एज अ मैनेजर, आपका जो मैनेजर का काम है कि वो किसी भी लेवल तक जाकर चीजें ऑब्जर्व कर सके, उसको ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, उसका माइंडसेट ही फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो ऑफिस में बैठने के लिए पैदा हूँ। अगर डाउन द लाइन ग्राउंड पे जाके आपको चीजें मॉनिटर करनी है, तो अब वो आप किसी दूसरे बंदे को तो भेजोगे नहीं उस काम को करने के लिए, जो काम आपको करना है तो वो आपको ही करना है। बट ही वॉज वेरी मच अनकंफर्टेबल इन दैट। व्हाई? बिकॉज ही स्टेड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर 2 to 3 years, ठीक है। और दूसरा, साथ में उस पोस्ट के साथ एक माइंडसेट आ जाता है, आई एम अ मैनेजर, ठीक है। तो ये जो एग्जाम का जो सिस्टम है, इसकी बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको एक अलग ही वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन जब आप जमीन पे उतरते हैं तो आपको दिखता है कि चीजें बहुत बदल रही हैं। यही रीजन है कि ऐसे एग्जाम्स में बिहार साइड के लोग ज्यादा कैपेबल, ज्यादा कामयाब हो जाते हैं वो लोग, बिकॉज वो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीबी उन्होंने देखी है, डाउन द लाइन उनको सब कुछ क्लियर है, उनको कोई नखरे नहीं है, संघर्ष उन्होंने किया है, जिंदगी के हर मोड़ पे उन्होंने संघर्ष किया है, तो कोई बहुत ज्यादा लाइफ से एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं। और ये चीज हमारे एक कंफर्ट जोन में जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब करती है। वो फिर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को। होता क्या है कि
वही चीज़ ना स्कूल्स में और या हमारे पेरेंटिंग के अंदर ये चीज़ें मिस हैं। हम उनको उस ग्राउंड लेवल तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम जाने ही नहीं देते। हमने ये मान लिया है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया है तो किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, हम तभी उसको कामयाब मानते हैं। लेकिन एक बच्चा अगर अपने घर पे रह के घर के सब चीजें बड़े अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी उसमें लगाते हुए अगर वो अपनी जीवन को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अच्छे से निभा रहा है, कर रहा है, तो हम कहते हैं यार इसने अपनी पढ़ाई बेकार कर ली। पर क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ करियर बनाना है? पढ़ाई का मतलब है कि आपने जो सीखा वो आप अपने लाइफ के हर कदम पर कैसे उसको यूज करते हैं। पढ़ाई में हम सीखते हैं विज्ञान, गणित, भाषा, ठीक है, ये सब चीजें हम सीखते हैं, तो वो तो आपको हर स्टेप पर हेल्प कर रही है ना। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। आपको अगर मैथमेटिक्स ही नहीं आता तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। एक्चुअल तो पढ़ाई का मकसद वही है ना कि जो भी आप करते हैं वो अच्छे से कर ले। भाई मैंने कहा कि एक बच्चा बहुत अब घर पे ही रहना पड़ता है, उसको अपने माँ बाप की सेवा में ही लग जाता है। कुछ प्रॉब्लम है, परिस्थिति ऐसी है, माँ बाप बीमार है या माँ बीमार है या बाप बीमार है, कुछ ऐसा है, तो हम नॉर्मली ये मान लेते हैं कि नालायक है या इसके पल्ले कुछ नहीं था, बस में नहीं था। अब आप उस माँ बाप से पूछो, वो कहेंगे कि यही बच्चा मेरा सबसे अच्छा है, बाकी तो कोई विदेश निकल गया, कोई कहीं निकल गया, ठीक है ना। तो हम टॉपर की बात कर रहे थे, तो सेवा में तो वो टॉपर है ना। करियर में वो टॉपर हो सकता है, सेवा में तो वो टॉपर है। उसने बाकी सब चीजें त्याग कर, छोड़ कर उस काम को प्रायोरिटी दी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो अपने पोस्ट में, अपने रुतबे में, अपने जो काम उनको मिला है उसमें वो टॉपर है उसमें, बट वो इसमें टॉपर नहीं है। जो इसमें टॉपर है वो उसमें टॉपर नहीं है। दिव्य कीर्ति सर का मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बड़ा क्लियर बोला, जो लोग पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाते हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं। माँ बाप हमेशा उम्मीद लगाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा और हमारी सेवा करेगा। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आपका आगे निकल जाएगा तो वो अब आपके काबू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आप अपने बच्चे से सब कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरा बच्चा टॉपर भी हो, आप चाहते हैं वो बच्चा मेरा क्रिकेटर भी हो, मेरा बच्चा का नाम भी हो जाए, उसका फेम भी हो जाए, वो दुनिया की सैर भी कराए, वो पैसा भी बहुत कमाए और वो किसी डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी में टॉप की पोजीशन पर बैठा हो, और साथ में आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं वो मेरे लिए भी टाइम निकाले, वो मेरे लिए भी टाइम निकाले, ठीक है। तो कैसे हो सकता है? तो वही दिव्य कीर्ति सर कहते हैं, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाता या पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता तो वो घर की बाकी जिम्मेवारियां बड़े अच्छे से निभाता। बेसिकली ना बच्चों को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्सेटाइल बनाना चाहिए। उनके अंदर ना कोई भी चीज़ ऐसी मत छोड़ो कि वो उससे अनटच ही रह जाए। कोई भी चीज़ ऐसी मत छोड़ो, कोई भी चीज़ ये मत रहने दो कि ये तो मेरे लेवल की नहीं है या तेरे लेवल की नहीं है, ठीक है, या ये काम छोटा है, या ये काम अच्छा नहीं है, या ये काम बहुत अच्छा है, ठीक है, या मुझे यही करना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा उसके दिमाग में मत डालें कि भाई तू तो इस लेवल पे है कि तेरे को तो ये चीज़ें फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरे को तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होने भी बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के। जैसे मैंने गार्डनिंग की बात की, मिट्टी से जब वो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में खेलेगा, मिट्टी के साथ कुछ काम करेगा, वहाँ पे पेड़ पौधों के साथ वो टाइम बिताएगा, नेचर के साथ टाइम बिताएगा, तो आप ये सोचो कि उसके दिमाग पे कितना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा उन चीज़ों का, एक कितनी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको, उसकी वैल्यू समझ में आएगी। एक छोटे से पेड़ पौधे, कोई भी काम अच्छा बड़ा है या छोटा है वो ना समय समय पर बदलता है, ठीक है। यहाँ लोग लेबर करना पसंद नहीं करते, फिर यही लोग फॉरेन जाते हैं, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं और फुल फ्लेज लेबर करते हैं, ठीक है। तो ये समय पर, और इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। हमेशा डाउन द लाइन ये डिमांड सप्लाई हमेशा पिरामिड की तरह रहेगी। जिन चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होगी
वो लो पेइंग जॉब रहेंगी, और उनको जितना भी खाली वर्ग है तथाकथित, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, उसको करना होगा, ठीक है। फिर उनमें से फिल्टर होते कुछ लोग ऊपर के लेवल पर चले जाएंगे, उनमें से फिल्टर होते हुए कुछ लोग और ऊपर चले जाएंगे, फिल्टर होते हुए कुछ लोग और ऊपर चले जाएंगे। एक समय ऐसा था, अब आप ध्यान से समझना, राजा युद्ध लड़ता था क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाईली स्किल्ड काम माना जाता था। राजा को बहादुर होना बहुत जरूरी था। नीचे वाले सब लोग, नीचे सबसे नीचे पंडित हैं, बिजनेस है, और लेयर दर लेयर जो चीजें आज टॉप पे पहुंच गई हैं, वो उस समय बॉटम पे होती थी। बिकॉज जो कॉम्बैटिंग स्किल्स थी ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसी के दम पे आप अपना परचम लहराते थे। तो उस कॉम्बैटिंग स्किल्स में जो बंदा फिल्टर होते होते सबसे हाईएस्ट स्किल्स लेकर रहता था, वही जाके सेनापति बनता था, और वही जाकर कई बार राजा, अगर डेमोक्रेसी है तो राजा भी वही बनता था। अदरवाइज नॉर्मली राजा तो राजा का बेटा राजा था, बट राजा का बेटा राजा था तब भी उसको कॉम्बैटिंग स्किल्स चाहिए थी। हाँ, तब भी उसको पूरा सिखाया जाता था, पूरी ट्रेनिंग होती थी उसकी। बाकी ये सब लोग, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, ये सब लोग जो है निचली लेयर पे रहते थे। मतलब जो वॉर से बहुत दूर थे, जो वॉर से बहुत दूर थे, और जो काम सबसे छोटे माने जाते थे, एक्चुअली कॉमन काम थे, ठीक है। आज उल्टा हो गया। आज जो टॉप पे बैठा है उसको लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जो लड़ रहा है वो तो नीचे चपड़ासी लेवल से लड़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे निचली लेयर से लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। तो ये सारा खेल जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई का है। जब स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी तो स्किलिंग में फिल्ट्रेशन होती थी, और उनमें जो स्किल्ड, बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन होता था, हम उसको कुछ खास मानते थे, ठीक है। समय बदल गया, फिर पढ़ाई का जमाना आया। पढ़ाई में जो बंदे बहुत आगे निकल गए, ठीक है, पहले तो सब लोग पढ़ लिख गए, सबके सब एक लेयर में आ गए, सबके सब पढ़ गए, ठीक है ना। बॉटम लाइन में सप्लाई भी बहुत ज्यादा होगी, डिमांड उतनी थी, ठीक है। बॉटम लाइन में सप्लाई दबा के आ गई, हर कोई पढ़ लिख के आ गया, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब उनमें से फिल्ट्रेशन होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। फिल्टर होते होते टॉप पे तो पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है ना। डिमांड इतनी है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ये पूरा का पूरा खेल डिमांड सप्लाई पे टिका हुआ है, और ये समय समय पर बदलता है, ठीक है। और इवन बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन पे जो काम है, हो सकता है जो काम आज हम छोटा मानते हैं, जिस काम को आज आपको लेबर नहीं मिलती, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, प्लम्बर नहीं मिलता, इवन फार्मिंग के लिए लोग आपको नहीं मिलते, है ही नहीं। जब सप्लाई ही नहीं है तो वो काम अपने आप बड़ा हो गया, ठीक है। वो काम अपने आप बड़ा हो गया। अब उसमें आपको कॉम्पिटिटिव स्किल्स चाहिए। अब आप उस काम को खुद कर रहे हैं, तो अब आप एक गर्व से कह रहे हैं कि हाँ जी, ये काम मुझे आता है, ठीक है ना। लेकिन आप गर्व तब तक नहीं कर रहे थे जब तक वो काम सबको आ रहा था। तो ऑब्वियसली जिस चीज में सप्लाई एक लिमिट से ज्यादा होगी, उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। जब सबके सब लेबर करना जान रहे हैं, ड्रिलिंग करना जान रहे हैं, टैप खोल के वापस से लगाना जान रहे हैं, जब सबके सब बिजली की तारें भेड़ना जान रहे हैं, उनको जोड़ना जान रहे हैं, तब तक ये काम बहुत छोटे लेवल का है, छोटे लेवल। लेकिन जब किसी को आ ही नहीं रहा और आपको आता है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तब आप गर्व से कहेंगे, देखो मैं ये काम भी कर लेता हूँ, मैं ये काम भी कर लेता हूँ, ये मुझे आता है, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आप फिल्टर होके आप थोड़ा सा आपका लेवल अप हो गया। इसीलिए आज के टाइम में स्किल जो है ना बहुत कम हो गया ना, क्योंकि स्किल की तरफ कोई जा नहीं रहा है, सिर्फ सब लोग डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं। सब लोग डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ से फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले 20 साल के बाद के लिए अगर बच्चे हमने तैयार करने हैं, अगर हम स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स के, तो क्या बच्चे होंगे आने वाले समय में, किन चीजों की जरूरत होगी, ठीक है।
अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो स्किल बेस्ड जॉब्स बहुत ज्यादा चलेंगी। देखो, जो चीज प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का समाधान टेक्नोलॉजी से हमेशा हुआ। सबसे पुराने समय में हम वहीं आ जाते हैं, कॉम्बैटिंग स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस कॉम्बैटिंग को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते करते रिप्लेस किसने कर लिया? मशीन ने। वो रिप्लेस होगी ऑटोमेटिक गन्स से। पहले वेपन्स आए, वेपन्स, फिर न्यूक्लियर वेपन्स, अब एआई बेस्ड वेपन्स तक आने लग गए हैं, रॉबोट्स आने लग गए हैं। इवन मिलिट्री की जो आपकी बॉर्डर्स की रक्षा आने वाले समय में करेंगे, वो आर्म्ड मैन नहीं करेंगे, ठीक है, वो रॉबोट्स करेंगे। आपका मैन तो सेफ होगा, बिहाइंड द वॉल्स कहीं दूर से ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए आपको आने वाले 20 साल के बाद कोई गरीब देश ही होगा जो मिलिट्री लगाएगा, जिसकी मजबूरी है, जिसके पास पैसा है वो तो रॉबोट्स लगाएगा। इतने रोबोट बन चुके हैं, बॉस्टन डायनामिक्स ने जम के रिसर्च कर लिया है इस चीज पे। आप यूट्यूब खंगालेंगे, आपको मिलेगा, अरे भैया मिलिट्री रॉबोट्स इतने शानदार, मतलब कि आप उनको गिरा देते हैं, वापस से अपने आप खड़े होते हैं, वो गन उठा के अपना निशाना बांधते हैं, वो सब काम कर रहे हैं। 50 बार आप उनको गिराते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं। मतलब इतने जबरदस्त रॉबोट्स आज की डेट में हमारे पास तैयार हैं कि आने वाले 20 साल के बाद वो स्किल रिप्लेस हो जाएगी। फिर समय आया और स्किल्स का, ठीक है, एग्रीकल्चर एक स्किल बनी, एग्रीकल्चर को धीरे धीरे मशीन ने रिप्लेस कर लिया। फिर आपकी स्यूइंग, निटिंग, ये सब चीजें धीरे धीरे प्रचलन में आई, फिर ये मशीन ने रिप्लेस कर ली। फिर समय आया डिग्रीज एंड इंटेलिजेंस का, उसको मशीन ने रिप्लेस कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जो कि 2 अरब चल रहा है, जो 2 अरब चल रहा है। जो प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई अगेंस्ट, जो निचले लाइन है ना, यानी जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आप देखो, कभी भी आपने फोरकास्ट करना हो ना कि नेक्स्ट स्किल क्या रिक्वायर्ड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा सप्लाई है जिस प्रकार के लोगों की, उनमें किस स्किल की कमी है वो देख लो आप, ठीक है ना। उनमें किस स्किल की कमी है। जो सबसे ज्यादा आज की डेट में आप देखते हैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इतने सारे डिग्री होल्डर्स हमारे पास पैदा हो गए हैं, उनमें क्या कमी दिखती है आपको? प्रैक्टिकलिटी की कमी लगती है, प्रैक्टिकलिटी की कमी दिखती है, इंटेलिजेंस की भी कमी दिखती है, इंटेलिजेंस की भी है, ठीक है। वो क्या सफर कर रहे हैं, उनके टॉप वाले किन स्किल्स के दम पर उनको कंट्रोल किए हुए हैं, वो इंटेलिजेंस के दम पे उनको कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी अब जो टेक्नोलॉजी कोई बंदा बना रहा है, वो देखेगा कि मेरा जो मार्केट है ना बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए, तो वो उस टॉप वाले के लिए तो अपना प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, ठीक है ना, टॉप वाले के लिए तो बनाएगा नहीं। निचले वाले लोग क्या सफर कर रहे थे, डिजाइन्स नहीं बना पाते थे, कंटेंट नहीं लिख पाते थे, इंग्लिश अच्छी नहीं थी, ग्राफिक्स अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, सब बदल दिया, क्योंकि वो सॉल्यूशन उस लेयर के लिए था जिसमें करोड़ों लोग थे, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन उस टॉप लेयर के लिए होता जिसमें 20-30-50 लोग ही थे, तो वो सॉल्यूशन कामयाब ना होता, वो सॉल्यूशन कामयाब ना होता, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि हाँ जी चांद की सवारी करके आनी है, तो चांद की सवारी वाले तो यार 50 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, तो वो बिजनेस मुझे नहीं लगता कि एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्लोरिशिंग बिजनेस होगा। लेकिन वो बिजनेस बहुत बड़ा होगा जिसमें टैम बहुत बड़ा है, ठीक है। टैम अगर बहुत बड़ा है, हाँ, टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर बहुत बड़ा है, तो वो एक रेवोल्यूशन की तरह आएगा। यही रीजन था कि वेपन्स मार्केट में आए, बिकॉज जो निचला वर्ग है वो परेशान होता था कि कभी कोई राजा अटैक कर देता है, कभी कोई राजा अटैक कर देता है। अब वो जो बॉटम लाइन है ना, ये जो प्यादे हैं, इन्होंने देखा यार ये जो है कि हम तो, हमारा अपना तो कोई वजूद है नहीं, बेफालतू में मर जाते हैं, हम तो बेफालतू में मर जाते हैं। जो ऊपर वाले हैं ये कभी आ जाते हैं, कभी मुगल आ गए, कभी ब्रिटिशर आ गए, कभी कोई आ गए, कभी कोई आ गया। तो अब इनके लिए प्रोडक्ट चाहिए था, इनके लिए सॉल्यूशन चाहिए था। इनके लिए सॉल्यूशन क्या था? वेपन्स।
उन वेपन्स ने इनको भी सशक्त किया। ठीक है, आज यूपी में आप चले जाओ, जो आदमी लड़ना नहीं जानता ना, उसके पास भी बंदूक तो मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब हाथ से लड़ाई तो होनी नहीं, बंदूक से होनी, बंदूक उस पर मिल जाएगी। तो उसने सबको सशक्त कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। उसी तरह से जब सबके सब सिलाई कढ़ाई सीख गए तो मशीन सारी, ठीक है ना, हर घर में ये लेडीज सिलाई कढ़ाई सीख गई, तो किस चीज की डिमांड ज्यादा हुई? अब सिलाई कढ़ाई तो आ गई उनको। ठीक है, सिलाई कढ़ाई तो हर कोई करना जान गया। क्यों? मशीनरी की वजह से। हाथ की स्किल नहीं थी। अगर उससे एक स्टेप पहले चले जाएं तो हाथ की स्किल थी, तो हाथ की स्किल थी। हर कोई सीख नहीं कर पाता था, हर कोई सीख नहीं पाता था। एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, ये सीखना बड़ा मुश्किल है, डिजाइन बनाने बड़े मुश्किल है। ठीक है, तो मशीन आ गई, मशीन आ गई तो वो पूरी की पूरी लेयर सिलाई कढ़ाई सीख गई। ठीक है, अब टॉप पे राज कौन करने लगा? डिग्री होल्डर्स। ठीक है ना, अब फिर इन सारों में हुआ कि हम भी डिग्री ले लें। ठीक है, जो राज कर रहा है उसकी स्किल्स क्या है, वो हमेशा बॉटम लाइन सीखना चाहती है। ठीक है ना, अब हम यहां से फ्यूचर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब सबके पास डिग्री आ गई। अब टॉप पे राज कौन कर रहा है? जिसके पास बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे डिजाइन्स हैं, बहुत अच्छी सोशल मार्केटिंग अप्रोच है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब वो इंटेलिजेंस भी बॉटम लाइन के लिए तैयार हो गई है। अब जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी डिजाइन बना सकता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश में कंटेंट लिख सकता है। लैंग्वेज एक बैरियर था, लैंग्वेज बैरियर अरबों लोगों के लिए था। ठीक है ना, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो 8 में से 5 बिलियन के लिए तो लैंग्वेज एक बैरियर था। ठीक है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए लैंग्वेज बैरियर था। बिल्कुल। ठीक है ना, लैंग्वेज का सॉल्यूशन आ गया। वो सॉल्यूशन मायने रख रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइम के लिए सॉल्यूशन आया। ठीक है ना, सब लोग तुरंत, जिसको लैंग्वेज नहीं आती वो भी गूगल ट्रांसलेट, वो भी आज की डेट में चैट जीपीटी। ठीक है ना, सब लोगों के लिए वो एक सॉल्यूशन आ गया। ऑडियो बेस्ड आ गए। अब वो लिखने वाली भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है ना, तो अब आने वाला समय क्या है? अब आने वाले समय में जो मुझे दिखता है, अब आप बताओ पहले तो कि आज की लेयर में सबसे ज्यादा कौन से लोग आ चुके हैं मार्केट में? डिग्री वाले आ चुके हैं। डिग्री वाले आ चुके हैं। अब डिग्री से ज्यादा अब इंटेलिजेंस भी आ गई है। इंटेलिजेंस भी आ गई है, जो ये अब इंटेलिजेंस भी कॉमन हो गई है। पहले इंटेलिजेंस बहुत मायने रख रही थी, अब इंटेलिजेंस भी कॉमन हो गई, क्योंकि एआई का एक्सेस सबके पास है। आपको सोचने में जो डेटा चाहिए होता था, जो इंटेलिजेंसी चाहिए होती थी, जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती थी कि ऐसा है तो कैसा होगा, ऐसा है तो कैसा होगा, वो पूरा का पूरा डेटा सर्वर्स पे डाला हुआ है। आप भी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। सबके पास आ गया इंटेलिजेंस। अब टॉप पे राज कौन करेगा और किस चीज की डिमांड होगी नीचे? टॉप पे अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, शायद वो उनकी डिमांड हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल कैसे? आपकी अच्छा, मेरी है क्या? एक्सपेरिमेंटल कैसे? एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपीरियंस है उसकी कमी होगी शायद, क्योंकि सब कुछ तो बना बनाया मिल गया होगा सब लोगों को। यस, ठीक है ना, सब कुछ तो बना बनाया मिल गया। अब वो जो बना बनाया मिल गया उसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसके पीछे कोई मेंटल वर्क नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई सोशल वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ बना बनाया उधार लिया हुआ ज्ञान है वो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। और जो जिन चीज़ों के नींव से वो चीज़ें बनी हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, वो किसी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लैक करेगी आगे जाके। हाँ, एक्सपीरियंस करेगी। एक चीज और मुझे लगती है, इंफॉर्मेशन तो आ गई, कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी गलत है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको उसकी नींव का नहीं उसकी पता ना। पहचान करने वाला चाहिए। पहचान करने वाला चाहिए। अब टॉप पे वो जाएगा जो उसकी पहचान करेगा, जिसको पता होगा कि 50 लाइंस एआई ने आपको सजेस्ट कर दी, उसमें से बेटर लाइन कौन सी है? बेटर लाइन कौन सी?
उसको यूज 50 बातें एआई ने आपको बता दी, उसमें से बेस्ट यूज केस किस चीज का हो सकता है, कौन एक्सपीरियंस करके उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकता है, और दूसरा इन टेक्नोलॉजीज को यूज कौन करेगा, कैसे करना है, वो मायने रखे। जो आदमी अब टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉप पे जो जा रहा है बंदा उसके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में एक्सपीरियंस रहेगा। तो दो चीजें बड़ी जरूरी हैं जो हमें फ्यूचर जनरेशन को सिखानी चाहिए, दैट इज नंबर 1 एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, दूसरा लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तीसरी चीज जो बॉटम लाइन में मिस हो रही है अब, जो इतनी सारी सप्लाई है, ठीक है ना, सप्लाई बहुत आ गई, बिल्कुल सप्लाई बहुत है, डिग्री होल्डर्स की सप्लाई है, डिग्री होल्डर्स के पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, ठीक है ना। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है, जो लोग टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे वो लोग ग्रो कर जाएंगे, जो नहीं सीखेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, जो लोग एक्सपीरियंस ले जाएंगे वो ग्रो कर जाएंगे, जो एक्सपीरियंस नहीं लेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। डिग्रीज तो सब पे आ गई है, अब डिफरेंशिएटर क्या होगा, टॉप पे जाने के लिए क्या चीजें चाहिए। नंबर 1 आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चलानी आनी चाहिए, यूज करनी आनी चाहिए। दूसरा आपने बोला एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने लोग हैं ना ये सब इंडिविजुअल्स हैं, इनको सोशल कल्चर के बारे में नहीं पता। सप्लाई इतना बढ़ गया है बट ये लोग कभी ग्राउंड में 10 लोग इकट्ठे होकर खेले नहीं। सप्लाई इतना बढ़ गया है कि आपस में एक दूसरे की कन्नी काटने लगे रहते हैं, एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं, इनको मिलके चलना नहीं, टीम वर्क नहीं है, इनको मिलके चलना नहीं आता, कोलैबोरेट करना नहीं आता। वो कहता भाई साहब मैं अपना शुरू करूंगा, वो कहता नहीं मैं अपना शुरू करूंगा। हम सब अपने अपने के चक्कर में हम छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो गए, हम बड़े लेवल पे कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे। आज आप देखते हैं शार्क टैंक जैसा शो इतना कामयाब हो रहा है, द रीजन इज दीज आर द पीपल हु नो हाउ टू कोलैबोरेट। वो अपना इक्विटी किसी दूसरे पर्सन को देते हैं, व्हाई? वो अपने आप को स्प्लिट करते हैं टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट अ बिगर ग्रुप। जो कोलैबोरेट करके बड़ा ग्रुप बना रहा है वो कंपटीशन को काट रहा है, ठीक है ना, वो यूनाइटेड हो रहा है। दे नो द सोशल स्किल्स, दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, अपने अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने सीईओ, सीटीओ, सीओओ के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे सबकी बात को लेकर अपने एम्प्लॉइज के साथ भी तालमेल बिठाते हुए आपको कैसे काम करना है, ये वो लोग हैं जो जानते हैं, ठीक है। तो द थर्ड वन इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल स्किल्स, ठीक है। तो 3 चीजें मुझे लगता है आने वाले समय में जरूरी है। हमें नॉर्मल स्किल्स की जरूरत नहीं है, हम सोचें कि आज की डेट में प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन ये सब काम सिखाने लग जाए, आई थिंक इट्स रबिश, बट वी शुड नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, बिकॉज हर चीज का एक रॉबोट आ जाएगा। आपकी प्लम्बिंग रिक्वायरमेंट के लिए एक रॉबोट आ जाएगा, आपको 10 साल के बाद एक रॉबोट मिलेगा जिसमें फंक्शंस पहले से ही डले होंगे। आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप उसको रॉबोट को देंगे और उसको ओपन करके दे देंगे, ओके, ही विल से आई विल फिक्स इट। आपको प्लम्बिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो रॉबोट कहेगा ओके आई विल फिक्स इट, वो डायग्नोस करेगा, स्कैन करेगा उसको और ठीक ठाक करके दे देगा। या कुछ ऐसे रेडीमेड ही इस तरह की ही आएंगी चीजें कि जिसको रिप्लेस ही करना होगा, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, मॉपिंग, फूड, ये सब चीज़ों के लिए तो आपको कॉफ़ी बनाने की बहुत अच्छी मशीन्स आ गई हैं, रोटियां बनाने की बहुत अच्छी मशीन्स आ गई हैं, ठीक है ना। तो हम सोचें कि इन स्किल्स में फ्यूचर बनेगा, इन स्किल्स में फ्यूचर बन सकता है अगर आप इन स्किल्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना सीख लें, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, एग्रीकल्चर को अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के चलें। कारपेंट्री में बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, कारपेंट्री के साथ आप टेक्नोलॉजी को भी सीखें,
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको 50 तरह के ऑप्शंस दे देगी, ठीक है। कौन सा वो आपको डाइवर्ज करके दे देगी, कन्वर्ज आपने करना। टेक्नोलॉजी कैन डाइवर्ज यू, इट कैन नॉट कन्वर्ज। हमने फुल साइकिल लर्निंग में पढ़ा कि इफ यू बेस्ट बैलेंस कब बनता है, जब डाइवर्जन है और साथ में कन्वर्जन भी है, ठीक है ना। हमें एक तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, डाइवर्स मींस यू आर बिटवीन द फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसके बीच का जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स, ठीक है। वहां से हमें बहुत सारे ऑप्शंस तो मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमें ऑप्शंस दे रही है, बट कन्वर्ज आपने करना है। कन्वर्ज कैसे होगा? आपकी थिंकिंग और आपके एक्शन, उनके बीच में कन्वर्ज है, ठीक है। यानी आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस मिलकर कन्वर्ज करवाएगा, ठीक है ना। तो नॉलेज के साथ आप कन्वर्ज करेंगे, ओके ये ऑप्शंस हैं, उनमें से बेस्ट ये। आज आप कैनवा खोल लें, हजारों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं डिजाइन के। पहले थे क्या इतने डिजाइन अवेलेबल? नहीं, ठीक है ना। आपको गिने चुने 1-2 डिजाइन कहीं से मिलते थे, उनमें से ही आप अपना क्रिएटिविटी लगाना शुरू करते थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी डाइवर्जेस यू नीड टू कन्वर्ज, ठीक है। वहां पे एक्सपीरियंस का गेम रहेगा, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। पहला, आपको कन्वर्ज करना आना चाहिए विद योर एक्सपीरियंस। दूसरा, टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए। और तीसरा, पीपल स्किल्स आनी चाहिए, जिससे आप कोलैबोरेट करके बड़ा ग्रुप बना सकें। कॉम्पीट नहीं, कोलैबोरेट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में भी लिखा है, एनसीएफ के ड्राफ्ट में भी लिखा है कि इंपॉर्टेंस टू कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें कोलैबोरेट करना आना चाहिए। यही लोग हैं जो फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप तो यही है। अगले 50 साल की भविष्यवाणी तो यही है। ये हर 50 इयर्स में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद की फिर उसके बाद सोचेंगे। तो बेसिकली हमने आज जैसे गेम स्टार्ट की थी, तो गेम से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हर एक इंसान जो है ना, वो सिर्फ टॉप पे जाने के लिए नहीं बना। उसकी अपनी बहुत अच्छी स्किल्स कुछ हो सकती हैं, उसकी अपनी एक जगह हो सकती है जहाँ पे वो मतलब टॉप पे ना भी पहुँच के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें, मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर भी प्रैक्टिकल तरीके से सोच के इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कि ज़रूरी नहीं है कि भाई मुझे कंपनी का मैनेजर बन के ही मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊँ, या कंपनी का मालिक बन के ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊँ, या कोई भी एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच। क्या पता जिस पोजीशन पे आप हो वही आपके लिए इतनी सुटेबल हो कि वहाँ से अच्छा रिजल्ट आप कहीं और दे ही ना पाओ। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करें उसको परफेक्शन से करें, उसको परफेक्शन से करें, आप उस काम को अच्छे से करें, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी माझी, हाँ, ठीक है। तो वो बंदा कोई ये थोड़ी था कि वो प्रधानमंत्री था या वो मुख्यमंत्री था। उस बंदे का आज नाम है, लोग जानते हैं, क्योंकि उसको एक लगन लग गई कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उसने दिन रात एक कर दिया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मार दूं या रिस्क लूं, क्या करूं, जो होगा देखी जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट लड़े तो सही। आप जो भी हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, आप अपनी स्किल को दिखाएं। उसने अपनी स्किल दिखाई, उसने इतना बढ़िया रोड तराश दिया, पूरा पहाड़ बीच में से काट के, और बाद में समा बंधा, कितने लोग उनके साथ आ गए, ठीक है। तो ये समय है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमें ना, मतलब कभी भी चीज़ों पर लिमिटेशंस नहीं बनाना चाहिए। हमें ऐसा, हमें मतलब कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, ठीक है ना, हमें अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमेशा एक मुश्किल होता है। जो पहला स्टेप होता है ना,
सबसे मुश्किल चीज़ वही है जो फर्स्ट स्टेप है। जब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया उसके बाद चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं, उसके बाद रास्ता अपने आप बनता चला जाता है, आपको पता नहीं होता कौन इनिशिएट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो अपने आप से जीतना बड़ा मुश्किल है। सबसे मुश्किल है अपने आप से जीतना। एक्चुअल कंपटीशन भी आपका अपने आप खुद से ही है। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है। आपने अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस दुनिया में सबसे बढ़िया भी हो जाएगी। लेकिन उसमें एटलीस्ट इस थॉट के साथ आप एटलीस्ट किसी दूसरे की टांग नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस उससे ज्यादा अच्छी हो तो उसमें उससे ज्यादा अच्छी करने के चक्कर में आप उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे और उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप उंगली किसी दूसरे पे उठाते हैं तो एक उंगली आपकी तरफ होती है, तीन अपनी तरफ होती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मायने रखती हैं ये चीजें। चलो गेम तो खत्म होना हो, हम अपना आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और कुछ चीज़ें बेसिकली है ना जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो हमने डिस्कस की, जो प्रॉब्लम सभी के साथ हैं, हमारे साथ भी हम रही थी या चल रही हैं और जो लोग देख रहे हैं उनके साथ। सबसे बड़ी बात है इस बातचीत के साथ थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी मिली फ्यूचर को हाईलाइट करने के लिए, फ्यूचर पे प्रकाश डालने की अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बारे में सोचने की अपॉर्चुनिटी मिली कि क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में लेके चलनी है आने वाले टाइम के लिए और फ्यूचर को कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो वो हमने थोड़ा सा जाना। कोई भी चैलेंज जो आज का चैलेंज है वो फर्दर वही चैलेंज जो बॉटम लाइन पे जो आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या हम देख रहे हैं, आप ये मानिए कि वही समस्या आने वाले समय में एक इन्वेंशन को लेकर आएगी और वो इन्वेंशन उस समस्या को खत्म कर देगी। और उस इन्वेंशन को करने वाले लोग या उस इन्वेंशन को यूज करने वाले लोग ही आने वाले समय में टॉप पे जाएंगे। ठीक है, वो बॉटम लाइन में से ही कुछ लोग निकलकर उस इन्वेंशन को करेंगे या उस इन्वेंशन का यूज करेंगे, वही लोग आगे जो है अपना फ्यूचर का रास्ता, अपना ऊपर की तरफ का रास्ता निकालते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है जिसको आज हमने डिस्कस किया और इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें शायद अभी और इसके अंदर कुछ रह गई हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके मन के थॉट्स हैं आप उन थॉट्स को डालिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस बॉक्स में डालिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस डालिए, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप पूछिए और उनके बारे में फिर हम फ्यूचर के अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।